Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रिसोर्सेस ऑफ मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इस चर्चा के क्रम में हम जो भी मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं उसकी संक्षिप्त चर्चा करेंगे और विभिन्न तथ्यों के देखेंगे। तो हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारतीय एक तथ्य है कि किसी इतिहास के अगर अध्ययन के साधन हो तो वह 2 या 3 कैटेगरी में जिसका हम वर्णन कर सकते हैं। एक तो है साहित्यिक साक्ष्य और दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य, और तीसरी कैटेगरी में जो साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत ही इसको रखा जा सकता है वह है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत में भी ये तीनों तथ्यों का हम प्रचुर मात्रा में हमें मिलते हैं। तीनों तथ्य जो साहित्यिक साक्ष्य है या पुरातात्विक साक्ष्य है और या विदेशी यात्रियों का विवरण है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इतिहास के अध्ययन के बहुत सारे स्रोत हैं, पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के ज्ञान के जो विभिन्न स्रोत हैं उसमें हम प्रथम स्थान ऐतिहासिक ग्रंथों को देते हैं। और ये अधिकांश ऐतिहासिक ग्रंथ फारसी में लिखे गए और इनको लिखने वाले जो विदेशी आक्रांता भारत में मध्यकाल में अपनी सत्ता को स्थापित किए उनके साथ आए थे, या उनके साथ आने के बाद जब यहाँ बस गए तो उन्हीं में से जो विद्वान हुए उन्होंने अपना लेखन कार्य किया और इन सभी को लगभग राजकीय संरक्षण प्राप्त था। तो हम देखते हैं कि जो साहित्यिक स्रोत इस समय में हैं वह अधिकांश फारसी में, कुछ अरबी में हैं, और इसके अतिरिक्त देखें तो संस्कृत तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखे गए। हम देखते हैं कि कुछ बादशाहों द्वारा लिखी गई आत्मकथाएँ, बादशाहों द्वारा दिए गए फरमान यानी आदेश पत्र, शहजादों, शहजादियों, मंत्रियों के द्वारा, विभिन्न बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र तथा विभिन्न विदेशी यात्रियों द्वारा लिखी भारत की यात्रा विवरण भी इस काल के इतिहास जानने के लिखित प्रमाण के रूप में है। अगर पुरातात्विक साक्ष्यों में देखें तो पुरातात्विक साक्ष्यों में हम अभिलेख, हालांकि अभिलेखों की संख्या कम है, फिर भी हम बहुत सारे स्मारक, किले या अन्य इमारतें, उसमें धार्मिक गैर धार्मिक जो भी इमारतें हैं या सार्वजनिक इमारतें, मुद्राएँ जिनमें विभिन्न प्रकार के सिक्कों इत्यादि से हम इतिहास के तथ्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चित्र, मुख्यतः मुगलकालीन चित्र आदि भी मध्ययुगीन भारत के इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण साधन हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो साधन हैं उनसे हम ऐतिहासिक तथ्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और तथ्यों के प्रामाणिकता की जांच हेतु साहित्यिक, पुरातात्विक या विदेशी विवरण को अगर का हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो प्रामाणिक ऐतिहासिक साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। अब हम एक एक करके देखें जो महत्वपूर्ण रूप से साहित्यिक साक्ष्य हमें प्राप्त हैं उसकी हम इसमें विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि सर्वप्रथम अल-बरूनी की रचना है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। इस ग्रंथ की रचना अल-बरूनी ने अरबी भाषा में किया था। और हम देखते हैं कि सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया और अंग्रेजी भाषा से इसका हिंदी भाषा में रजनीकांत शर्मा द्वारा अनुवाद किया गया तथा आदर्श हिंदी पुस्तकालय इलाहाबाद से इसे प्रकाशित कराया गया। अल-बरूनी, हम देखते हैं कि अल-बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में खीवा में हुआ था। उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक ख्याति प्राप्त विद्वान था। 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने खीवा को विजित किया और वह अल-बरूनी को युद्धबंदी के रूप में प्राप्त किया। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसने अल-बरूनी को अपने दरबार में विद्वानों में स्थान प्रदान किया। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ उसके भारत आक्रमण पर किए गए आक्रमणों के अवसर पर उसके साथ आया। भारत आने से पहले तक अल-बरूनी एक राजनयिक रूप में खीवा वंश के शासन की सेवा में था। उसने वहाँ संस्कृत भाषा या भारतीय दर्शन, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। अल-बरूनी पर
यूनानी विचारकों का भी प्रभाव पड़ा। उसने प्रमुख यूनानी विचारकों को अरबी पुस्तकों से जाना था। उसने अपनी कृतियों में अरस्तु, प्लेटो का भी वर्णन किया है। उसने अपने विभिन्न ग्रंथों में भारत के विषय में लिखा, जिनमें से तहकीक हिंद में दिए गए विवरण को बहुत प्रामाणिक माना गया है। अल-बरूनी ने महमूद गजनवी के समय के भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है। तहकीक हिंद या किताबुल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें 80 अध्याय हैं। अल-बरूनी ने महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी मसूद का संरक्षण भी प्राप्त किया और 1048 ईस्वी में कहीं जाकर इसकी मृत्यु हुई। अल-बरूनी ने भारत की जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, भाषा, रीति रिवाज, सामाजिक परंपराएं, धर्म, भारतीयों के कर्म सिद्धांत, जीव के आगमन के सिद्धांत, मोक्ष सिद्धांत आदि के संबंध में लिखा है। उसने भारतीयों के भोजन, वेशभूषा, मेलों, धार्मिक उत्सवों, मनोरंजन के साधनों आदि के विषय में भी लिखा। उसने अपने विवरण में भगवद गीता, वेदों, उपनिषदों, पतंजलि के योग शास्त्र आदि के विषय में भी लिखा है। इस प्रकार अल-बरूनी ने भारतीय जीवन के प्राय सभी पक्षों के बारे में लिखा। राजनीतिक स्थिति के विषय में अल-बरूनी ने केवल उत्तरी भारत, गुजरात, मालवा, कन्नौज, पाटलिपुत्र, मुंगेर आदि के बारे में ही लिखा। दक्षिण भारत के किसी भी राज्य के विषय में उसने कुछ नहीं लिखा। उसने लिखा कि भारतीय शासकों में कोई पारस्परिक एकता नहीं है और विदेशी आक्रमण के अवसर पर वे कभी भी मिलकर एक नहीं हुए। उसने भारतीय जाति प्रथा की कठोरता, उसके दुष्परिणाम, अछूतों की स्थिति के बारे में लिखा। उसने लिखा कि जाति प्रथा इतनी कठोर है कि यदि एक बार एक व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाए तो उसे पुनः जाति में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। उसने भारतीयों की सामाजिक कुरीतियों, जिसे सती प्रथा इत्यादि के बारे में लिखा। उसके अनुसार भारतीय अभिमानी थे, वे अपनी भाषा, संस्कृति, देश आदि सभी को श्रेष्ठ मानते थे। अल-बरूनी ने हिंदू मंदिरों, मूर्तियों और बौद्ध मठों तथा विहारों का भी वर्णन किया है। उसके कथनानुसार भारत में वैष्णव संप्रदाय सबसे अधिक लोकप्रिय था और प्रायः सभी भारतीय मूर्ति पूजक थे। उसके अनुसार भारत आर्थिक दृष्टि से एक संपन्न देश था। उसने भारतीयों की मुद्रा व्यवस्था और माप तौल के साधनों के संबंध में भी लिखा। उसके विवरण के अनुसार भारत में विदेशी व्यापार की तुलना में आंतरिक व्यापार अधिक मात्रा में होता था। उसने लिखा कि भारतीय राजाओं को अपनी प्रजा से कर लेने का अधिकार था और कृषकों से वह उत्पादन का 1/6 भाग लगान के रूप में लेते थे और उनकी आय का मुख्य साधन भी यही लगान था। उसके अनुसार भारत धनवान देश था, यद्यपि महमूद ने उसकी समृद्धि को लूट कर नष्ट किया। इस प्रकार तहकीक हिंद या किताबुल हिंद में भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों का विवरण है और उसे तत्कालीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानने का एक उपयोगी स्रोत ग्रंथ के रूप में माना जा सकता है। जो किताबों के वर्णन के क्रम में अगर हम अल-बरूनी के विषय में, उसके लेखनी के विषय में, इतिहास लेखन के विषय में अगर हम लोगों ने चर्चा किया तो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि विश्वविद्यालय परीक्षाएं हैं या प्रतियोगी परीक्षाएं, उसमें अल-बरूनी के विषय में भी संक्षिप्त नोट्स या टिप्पणी के रूप में 100 शब्द या 200 शब्द या 500 शब्द में लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। फलतः ये जो जानकारी हमने दिया यह आप लोगों के लिए सभी दृष्टि या प्रतियोगी परीक्षा हो या विश्वविद्यालय सभी के लिए समान रूप से लाभदायी सिद्ध होगा। अगले ग्रंथ के तरफ अगर हम देखें तो यह है ताज उल मासिर। ताजुल मासिर जो है यह हसन निजामी, इसका पूरा नाम सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी था। इसने ताजुल मासिर ग्रंथ की रचना की। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास है। वह खुरासान में स्थित निसापुर नगर का निवासी था। मंगोलों के आक्रमण के अवसर पर वह भागकर भारत आया और यहाँ विभिन्न सुल्तानों के संरक्षण में वह रहा। हसन निजामी ने इस ग्रंथ को फारसी भाषा में लिखा। इतिहासकार इलियट और डाउसन ने अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद भारत के इतिहासकारों द्वारा लिखित भारत का इतिहास के द्वितीय भाग में किया है। कदाचित हसन निजामी ने अपने इतिहास की रचना 2 बार में की थी। प्रारंभ में उसने 1217 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन किया है, किंतु इससे उसकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। इस कारण उसने पुनः दूसरी बार 1217 से 1229 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन किया। मुख्यतः कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की घटनाओं का, यद्यपि कहीं कहीं उसने मोहम्मद गोरी और सुल्तान इल्तुतमिश के
समय में हुई घटनाओं का भी उल्लेख किया है। हसन निजामी ने मुख्यतः युद्धों, उनके कारणों और उनके परिणामों का वर्णन किया। यद्यपि कुछ प्रकाश उसने भारतीय शासन प्रणाली, सामाजिक स्थिति पर भी डाला है। हसन निजामी ने भारतीय शहरों, मेलों, उत्सवों, भारतीयों के मनोरंजन के साधनों पर भी प्रकाश डाला है। तब भी ताजुल मासीर एक छोटा ग्रंथ है और भारतीय राजनीतिक, समाज, धर्म और संस्कृति के विषय में विस्तृत रूप से प्रकाश नहीं डाल पाता। हसन निजामी के अनुसार दिरहम और दिनार नामक सिक्कों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था। यद्यपि अन्य किसी तत्कालीन जो इतिहासकारों ने इसका समर्थन नहीं किया, जिसके कारण आधुनिक इतिहासकारों की मान्यता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई सिक्का नहीं चलाया था। तब भी ताजुल मासीर को एक उपयोगी ग्रंथ माना गया है। हसन निजामी ने मुख्यतः भारतीय राजनीति और उससे संबंधित 12वीं सदी के अंतिम समय और 13वीं सदी के प्रारंभिक समय के युद्धों का वर्णन किया है। हसन निजामी ने उन युद्धों और घटनाओं को अपने समय में होते हुए पाया था, इस कारण इसका विवरण पर्याप्त प्रमाणित स्वीकार किया गया है। इस कारण अगर हम देखें तो ताजुल मासीर एक उपयोगी ऐतिहासिक ग्रंथ माना जा सकता है। और इस तरह हम प्रत्येक जो बुक है, जिसे आगे तबकाते नासिरी, अमीर खुसरो से के विभिन्न ग्रंथ, जियाउद्दीन वर्नी द्वारा रचित तारीख़ फिरोज़शाही इत्यादि के संबंध में कुछ न कुछ चर्चाएं करते चलेंगे, ताकि अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों का संक्षिप्त विवेचन करिए या उन ऐतिहासिक मध्यकालीन स्रोतों का वर्णन करिए जो फारसी भाषा में लिखे गए और उनके आलोचनात्मक दृष्टि से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसे आप इस लेक्चर को सुनकर और बार बार दोहरा के लिख कर अगर अध्ययन करें तो आप उन सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। और इसी के साथ कक्षा समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।